हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेस में। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 7 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक के जो वीडियो है सॉल्यूशन का अपने चैनल पे डाल दिए हैं। अगर उसको आप नहीं देखें तो पहले जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के उसको आप देख लीजिएगा। आपको इस सेशन में न सिर्फ जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बनते हैं सभी सब कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जब 19 के पावर 300 को 20 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो 19 के पावर 300 है और इसको भाग दिया जाता है 20 से। इस तरह के क्वेश्चन में ऊपर में नीचे वाला से या तो एक ज्यादा होगा, नहीं तो एक कम होगा। यहाँ पे 20 से 19 एक कम है, तो डायरेक्ट पूरे में भागा नहीं दे करके क्या करते हैं कि इससे इसमें भागा देते हैं। तो 20 से 19 में भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 20 से 19 में भाग दीजिएगा तो -1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और इसका पावर कितना कर देंगे? तो पावर 300, तो इसका पावर 300 कर देंगे। अब माइनस है, -1 है, इसका पावर इवन नंबर है। तो माइनस का पावर में अगर इवन नंबर हो, इसका जब निकलेगा बाहर तो पॉजिटिव होगा, और माइनस के पावर में अगर ऑड नंबर हो तो इसका जो बाहर निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा। अगर कुछ भी रहे, जितना आप कीजिएगा तो उसका वैल्यू एक ही रहेगा। तो 1 का पावर 300 है तो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब माइनस का लड़ाई है तो माइनस का पावर क्या है? 300 इवन है, तो माइनस का पावर इवन क्या होता है? प्लस होता है। माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो +1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यदि दो संख्याओं का योग 30 है और 50 का गुणनफल, यानी योग 30 का गुणनफल 50 है, तो उनके बीच क्रमों का योग क्या होगा? तो इस तरह में डायरेक्ट याद रखिएगा कि योग में जो है गुणनफल से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो योग है 30 और गुणनफल है 50। तो 30 से 50 से भाग दीजिएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो बच गया 3/5। यानी ये दो संख्याओं का जो दो संख्या है उसका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग होगा 3/5। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैसे देखिए कैसे ऐसे डायरेक्ट किए, जैसे मान लीजिए संख्या x और y है, तो दिया है कि x y बराबर 30 दिया है और x y कितना दिया है? 50 दिया है। हमको व्युत्क्रमों का योग पूछा है। x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो x y हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा x प्लस y। इसीलिए क्या करते हैं कि योग में गुणनफल से डायरेक्ट हम भाग देते हैं, तो हमारा व्युत्क्रमों का योग निकल जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 5 कम है। यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 2/5 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ऑप्शन से बनाना ज्यादा आसान होगा। जैसे 8/3 है, कह रहा है कि हर में 2 कम करते हैं। सबसे पहले कंडीशन है कि अंश जो है हर से 5 कम है, तो 8/13 है, तो 5 कम तो है, ठीक है। ऊपर 5 अंश क्या है? हर 13 से कम है। यहाँ पे 5 कम नहीं है, यहाँ पे ही 5 कम नहीं है, यहाँ पे ही 5 कम अंश नहीं है, तो ऑप्शन ए ऐसा ही इसका छट गया। अगर इसको सोल्व भी करना अगर कहीं और होता जहाँ 5 अंश और हर कुछ में 5 का डिफरेंस होता, तो इसको सोल्व ऐसे करते। देखिए जैसे कह रहा है कि अंश में से 2 घटाया जाए तो 8 में से 2 घटाएगा तो 6 बचेगा, और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 13 प्लस 2 कितना होगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15। तो अंश में 2 घटाने के बाद और हर में 2 जोड़ने के बाद भिन्न 2/5 हो जाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। डी का मान ज्ञात कीजिए। यदि 1216 माइनस 32D बराबर DDD 8 से विभाज्य है, तो 1216 है और घटा कितना रहा है? तो 32D घटा रहा है, और घटाकर कितना मिल रहा है? तो D मिल रहा है। 3 गो D मिल रहा है। D D D मतलब समान अंक मिल रहा है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से अगर डी के जगह आप ऑप्शन से अगर आप डी के जगह 4 रखिएगा, डी के जगह अगर यहाँ पे 4 रखिएगा तो 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना? 11। 11 में से 2 घटेगा तो 9 बचेगा।
यहाँ 2 यहाँ 9, लेकिन हमको अंक समान चाहिए, तो ऑप्शन ए कट गया। अब ऑप्शन से उठा के 6 रखिए, अगर ऑप्शन से उठा के हम 6 रख देते हैं तो कितना होगा? तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 होगा, और 11 में से 9 2 जाएगा तो 9 होगा। यहाँ डी डी देखिए समान है, यहाँ भी समान नहीं आया, डिफर कर गया, तो ऑप्शन बी भी कट गया। अब हम 2 उठा करके रखते हैं, जब 2 उठा करके यहाँ से रखेंगे, जब 2 रखिएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ भी डिफर कर गया अंक, तो ऑप्शन सी भी कट गया, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उसको भी रख के देख लीजिए 8 को। अब जब डी के जगह 8 रखिएगा तो यहाँ 8 6 में से 8 नहीं घटेगा तो होगा 16, 16 में से 8 घटेगा तो 8, यहाँ बचेगा 0, तो 10, 10 में से 2 घटेगा तो 8, और यहाँ बचेगा 1, तो 11, 11 में से 3 घटेगा तो 8। देखिए सेम अंक बच गया, डी डी सेम है और नीचे भी सेम बच गया, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। एक 7 अंकों की संख्या 67, 84, 3 ये 2 11 से विभाज्य है, जहां ए एकल अंक पूर्ण संख्या ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे देखिए ए, बी, सी, डी, ई और एफ कोई संख्या है, 11 से कब विभाज्य होगा? जब इसका अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट का सम करके। जैसे देखिए ए लेंगे तो सी लेंगे, उसके बाद ई लेंगे, तो ए प्लस सी प्लस ई, उसके बाद कौन बच गया? तो बी, डी और एफ, तो माइनस बी प्लस डी प्लस एफ बच गया। इसका अगर अल्टरनेट डिजिट का सम करके अगर डिफरेंस जो है या तो 0 आए, नहीं तो 11 आए, नहीं तो 22 आए, नहीं तो 33 आए, मतलब ऐसा संख्या आए जो 11 से विभाज्य रहे, तब जो है संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य होगा। अब यहाँ देखिए क्या है, 6, 7, 8, 4, 3, ए 2 कह रहा है 11 से विभाज्य है। क्या है? 11 से विभाज्य, मतलब ए की जगह क्या रखें कि 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका अल्टरनेट डिजिट का पहले सम कीजिए, तो देखिए 8 6 14, 14 3 17, 17 2 19, 17 2 कितना हो गया? 19 हो गया। 7 और 4 11, 11 प्लस ए, माइनस में हो जाएगा 11 प्लस ए, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -11 और -a, -11 और -a। 19 में से 11 घटेगा तो कितना बच जाएगा? तो 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। 8 माइनस a। अब देखिए ए की जगह ऑप्शन से 7 रखें कि 0 रखें कि 6 रखें कि 8 रखें, जो भी रखेंगे ए का मान घटा करके हमको 11 से वो विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए अगर ए की जगह आप 7 रखिएगा, ए की जगह अगर 7 रखिएगा, ए की जगह 7 रखिएगा, तो 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा? तो 8 माइनस 7 हो जाएगा 1। क्या 1 11 से विभाज्य है? तो नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा छट गया। अब यहाँ देखिए 0 अगर रखेंगे, अगर ए की जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 0 रखेंगे तो 8 माइनस 0 कितना आएगा? 8 आएगा। तो 8 भी 11 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी भी कट गया। अब देखिए 6 रखेंगे, ए की जगह 6 रखेंगे तो 8 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 भी 11 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब यहाँ डी देखिए, तो डी में 8 है, तो ए की जगह अगर 8 रखेंगे तो 8 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 में 11 से भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0, मतलब 0 में 11 से भाग लग जाएगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6250 को गुना किया जाए ताकि वह एक पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए सबसे पहले 6250 का फैक्टर निकालिए। 6250 है, तो छोटा-छोटा निकालने से अच्छा कि एक ही बार हम बड़ा-बड़ा निकाल लेते हैं। अगर इसमें हम 25 से भाग लगाएँगे तो 25 दूनी 50, 25 पची 25 यानी 250, और फिर इसमें 25 से अगर हम भाग लगाएँगे तो 25 दहा 250। अब इसमें 5 से रहेगा तो 5 दूनी 10। हमको पूर्ण घन बनाना है, हमको पूर्ण घन बनाना है, तो पूर्ण घन कैसे बनाएँगे? देखिए यहाँ से।
दो गो 25 है, एक और 25 रहेगा तो 25 25 तीन गो हो जाएगा तो घन बन सकता है। तो यहाँ 5 है तो इसमें किससे गुना कर देंगे? अगर 5 से हम गुना कर देंगे तो 5 5 भी 25 हो जाएगा। तो तीन गो 25 हो जाएगा। अब तीन गो हमको दो ढूंढना है तो दो एक है, इसमें दो गो और दो से गुना करते हैं, दो और गुना दो। तो किस तो देखिए तीन गो 25 भी हो गया और तीन गो दो भी हो गया तो पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन बन जाएगा तो पूछा किससे गुना किया जाए? तो हम गुना किए यहाँ 5 से और यहाँ किया 2 दूनी 4 से। तो 5 को कितना हो जाएगा? 20। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में अंतिम 3 का गुणनफल 7429 है और पहले 3 का गुणनफल 4199 है। इनमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? मान लेते हैं कि 4 अभाज्य संख्या क्रमागत है तो पहला ए है, तीसरा डी है। तो कह रहा है कि अंतिम 3 का गुणनफल, तो अंतिम 3 बी सी डी, तो बी गुना सी गुना डी इसका, और उसके अच्छा अंतिम 3 का गुणनफल कितना है? तो 7429 है, 7429 है। और उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि प्रथम 3 का गुणनफल 4199 है तो प्रथम 3 ए बी सी, तो ए गुना बी गुना सी इसका कितना है? तो इसका वैल्यू है 4199, 4199। ई जो है 13 से कट जाएगा और ई जो है 23 से कट जाएगा। ठीक है, ई 13 से कट जाएगा, ई 23 से कट जाएगा। अब इधर कैसे कटेगा? तो इधर देखिए कैसे कटेगा। यहाँ देखिए बीसी ऊपर भी और बीसी नीचे भी, बीसी बीसी क्या हो गया? कट गया। ऊपर में बच गया डी और नीचे में बच गया ए। इधर बच गया 23/13, 23/13। डी जो है, डी जो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। और ए जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो पूछ रहा है क्या इनमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी डी है तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 23 आ गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो। जैसे 5 देखिए, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 23, 23 जो है 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। जैसे देख लिए 199, 199 भी अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 199 से कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, एक तो स्वयं हो और दूसरा एक हो, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। 2 के पावर 7 गुना, 3 के पावर 3 गुना, 5 के पावर 4 गुना, 7 के कितने समगुणज धनात्मक हैं? देखिए इस तरह क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ही पूछता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है। उसके बाद पूछता है, थोड़ा सा और इधर लिखिए, थोड़ा सा इसको और इधर कर लीजिए। यहाँ से लिखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए इसमें जितना तरह क्वेश्चन पूछता है सबको हम आज क्लियर करते हैं, सब सारा कंसेप्ट। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है। उसके बाद पूछता है टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछता है, इवन फैक्टर पूछता है। उसके बाद पूछता है टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछता है, प्राइम फैक्टर पूछता है। उसके बाद पूछता है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ, पहले यहाँ पे ऑड फैक्टर लिखिए उसके बाद प्राइम फैक्टर लिखें। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर,
उसके बाद पूछता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य फैक्टर पूछता है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का। अभी हमको बताया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए कितना है, तो 2 के पावर 7 है, गुना 3 के पावर 3 है, गुना 5 के पावर 4 है, और गुना 7 है। ठीक है, देखिए अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो सब के पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए। तो 7 है तो 7 में 1 बढ़ाएंगे तो 8 होगा। उसके बाद कितना है, 3 है, 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 होगा। और उसके बाद 4 है, 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5 होगा। और उसके बाद इसका 7 का पावर पूछे तो मतलब 1 पावर है, तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 8 से को 32 से यहाँ 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 320 आ गया है। अब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने में जो इवन फैक्टर है उसका पावर सेम रखते हैं, बाकी ऑड के फैक्टर में 1 बढ़ा करके गुना करते हैं। तो इवन 2 है, इसका पावर 7 है, तो 7 7 ही रह जाएगा, 7 7 ही रहेगा। उसके बाद बाकी सब में ऑड वाला में पावर में 1 जुटेगा, तो 3 + 1 4, और 4 + 1 यहाँ से कितना हो जाएगा, 5, और इसका पावर 1, 1 + 1 2, तो 7 को 28 और 5 दूनी 10, यानी 280। यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है, 280 है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर निकालना है तो इवन वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऑड का पावर 1 बढ़ा करके गुना कर लेंगे। तो 3 का पावर 3 है, उसमें 1 बढ़ाइएगा तो 4, और गुना यहाँ से 4 का पावर 5 का पावर 4, 4 में 1 बढ़ाइएगा तो 5, और यहाँ 1 में 1 बढ़ाइएगा तो 2 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो टोटल ऑफ प्राइम फैक्टर में सबका पावर जोड़ देंगे, 7 और 3 10, 10 से 4 14, 14 के यहाँ से कितना हो जाएगा, 15। यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का पूछा क्या है, इसमें कितने समगुणज धनात्मक है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा था दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। 90 का वर्गमूल किसके बीच है, तो 90 का वर्गमूल देखिए, 9 का यहाँ से वर्ग कीजिएगा तो 81 होगा, और 10 का वर्ग कीजिएगा तो 100 होगा। 90 जो है 81 और 100 के बीच में आता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या हमको छांटने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो है 2 3 7 और 8 जो है नहीं होता है। यानी कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसका इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम जो है, पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम जो है 1 4 7 और 9 होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, 1 4 7 और 9 होगा। यानी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 नहीं होगा, और डिजिट सम जो है 1 4 7 और 9 होगा। तो यहाँ से देखिए ट्रिकोण लगाते हैं, पूछ रहा है कि दी गई संख्या में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा उसका इकाई अंक जो होगा 2 3 7 और 8 में से होगा। तो 4 है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, यहाँ देखिए 4 है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। यहाँ अब इसका इकाई अंक 2 है तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2 नहीं होता, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा, कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट कंटेंट आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।